हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीआर एंड मैं ओम चौधरी आपका स्वागत करता हूं। आई होप आपने फर्स्ट वीडियो अच्छे से देखी है और आपका प्यार भी मेरे को नजर आ रहा है। ठीक है, तो आइए हम वीडियो नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। और आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, वेक्टर में एक तो इसका रिजोल्यूशन वाला टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आईजेके में बात करते हैं हम, है ना। और एक नॉर्मल वेक्टर्स, ठीक है, जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, मतलब नॉर्मली ऐसे देखे जाते हैं जिनमें आईजेके नहीं आता, सिंपल, जिसमें बेस वेक्टर यूज नहीं करते हैं। तो सिंपल वेक्टर्स होते हैं तो, है ना, जिनको एडिशन वगैरह, मल्टीप्लाई वगैरह ये सारी चीजें देखेंगे। और एक बेस वेक्टर जिनका डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे, जिनमें आईजेके आते हैं। ओके, तो दो टाइप के वेक्टर्स याद रखना है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे जो भी आएंगे, हो सकता है आगे एक लेक्चर आए या दो लेक्चर आए, ठीक है, तो उनको भी अच्छे से देखना है आपको। तो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो आइए एकदम एक एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। और अभी तक जो मैंने आपको बता दिया है, वेक्टर स्केलर के बारे में बता दिया है, इनका रिप्रेजेंटेशन बता दिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं, है ना। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स बताया, हेड टेल याद हो तो आपको, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई बच्चों को, है ना, समझ में नहीं आता कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालना होता है। तो वो मैंने आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट करवा दिया है, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें हमने वेक्टर्स के बीच में अलग अलग डिफरेंट टाइप के देखे हैं, डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स देखे हैं, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, को इनिशियल, ये सारे वेक्टर्स को, करंट वेक्टर, जीरो, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, सारे चीजें हमने देखे हैं। फिर बेस वेक्टर भी देखा था, है ना, 3D में भी देखा था मैंने। और यहाँ पे डायरेक्शंस के लिए मैंने बताया था आपको कि डायरेक्शन को कैसे कैसे नाम दे देंगे हम आईजेके में, बेस वेक्टर में। एक्सेल वेक्टर वगैरह भी हमने देखा है। फिर इसके काफी सारे क्वेश्चंस किए थे अच्छे अच्छे। और हमने दो वेक्टर्स को एडिशन के दो तरीके देखे थे, ट्राइंगल लो और पैरेललोग्राम। मैंने बताया था भाई, मैथमेटिकल और ग्राफिकल दो तरीके के मेथड होते हैं, जिनमें हमने ग्राफिकल मेथड देख लिया है। ओके, और ये इसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आज स्टार्ट होता है हमारा वेक्टर एडिशन, ठीक है, वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड या फिर मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। तो अब आओ इसमें देखेंगे हम किस तरीके से हम करने वाले हैं। तो आपको ट्राइंगल लो और पैरेललोग्राम लो तो पता ही चल गया था भाई, ट्राइंगल की दो साइड्स वेक्टर को दिखा रही है, तो जो मिलाने वाली थर्ड साइड होगी वो रिजल्टेंट को दिखाएगी। बिल्कुल सर, आपने बता दिया था। पैरेललोग्राम में भी मैंने बताया था कि दोनों एक जगह से स्टार्ट हो रहे हो वेक्टर, तो उनको आप पैरेलल डिस्प्लेस करवा दो, इससे बना जो पैरेललोग्राम है उसका जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट को शो करेगा। ये लास्ट लेक्चर में हमारी बातें हो चुकी थी। आओ आज इसका मैथमेटिकल या फिर एनालिटिकल मेथड देखते हैं कि कैसे इसको करेंगे हम। आइए, तो आपको ये तो पता ही है वेक्टर में सबसे पहले कि हाँ ये पैरेललोग्राम दिख रहा है सर, और इसमें ये जो ए है, बी है, ये दिख रहे हैं हमें। ये आपका ए है और ये आपका बी है, ए बी वेक्टर दिख रहा है। और ये जो ग्रीन कलर का है ये मिलाने वाला सर आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। बिल्कुल सही बात है ये, है ना। तो ये रिजल्टेंट को दिखाएगा। ये ए को हमने रिप्लेस किया था इधर की साइड, और ये बी को हमने डिस्प्लेस किया था इधर की साइड। ये आपको पता है। बिल्कुल सर, हमें ये पता है, ये चीजें हमें पता है कि ये बी था हमारा, ये, और ये हमारा ए था हमारा, जिसको डिस्प्लेस करके हमने पैरेललोग्राम बनाया। ओके, मेरे को पता है ए और बी के बीच में भी है ना एंगल थीटा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ए और बी के बीच में एंगल क्या है? थीटा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ए और बी के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। आइए, ठीक है, ये थीटा है। तो आइए अब इसका है ना मैथमेटिकल एनालिसिस देखते हैं, ठीक है। आओ कैसे करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, इधर ही बता देता हूं मैं, ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग लग पाए कि क्या करने वाला हूं मैं, ठीक है। मान लो ये जो आपका सी पॉइंट था ना, आपका सी पॉइंट दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है ना ये सी पॉइंट। इस सी पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर डालो जो ए वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर हो। मतलब यहां से इस लाइन को आगे बढ़ा लो ऐसे, और यहां से एक लाइन परपेंडिकुलर डाल दो ऐसे, ठीक है। ऐसे डाल दिया सर, ये 90 हो गया सर, बिल्कुल सही बात है ना। अब इसका कुछ नाम दे दो आप। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्राइंगल कितने दिख रहे हैं तुम्हें? सर एक तो छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है जो आपने ग्रीन में बना दिया है, और एक बड़ा सा ट्राइंगल दिख रहा है हमें जो ये येलो में आप बना रहे हो, है ना। एक ये राइट एंगल ट्राइंगल ये है। दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक तो छोटा सा और एक बड़ा सा, है ना। बिल्कुल ठीक है। अब इनकी कैलकुलेशन करनी है हमें, और इसका
आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, आर वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है। ये दो चीज काम करने हैं अपने को, ठीक है। आओ कैसे, तो मैं इसको देखूंगा तो यहां से देखने पे ऐसे कुछ मिलेगा मेरे को, देखो ढंग से। हाँ सर, ऐसा ही दिख रहा है। वो आपने जो ड्रॉ किया, 90 एंगल, वो यहाँ पे दिख रहा है सर, यहाँ पे, ठीक है। अभी अभी मैंने यहाँ पे किया तो ये जो बी वेक्टर था इसका मैग्नीट्यूड कितना था सर, बी था। और इस ए का मैग्नीट्यूड कितना था सर, ए था, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड ए है और इसका मैग्नीट्यूड बी है, ठीक है। तो ये बताओ, इनके बीच में, ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, तो ये भी तो थीटा ही है ना। अरे हाँ सर, वो थीटा, ये थीटा तो एक ही है। ए एंड बी के बीच में जो एंगल है वो थीटा है आपका। हाँ, तो ये थीटा एंगल हुआ आपका। हाँ सर, ये एंगल थीटा ही हुआ। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल आपको गिवन होगा, बिल्कुल। तो क्या आप ये पॉइंट निकाल पाओगे इसका, ये बेस? हाँ सर, हमें हाइपोटेनियस मिली हुई है। इस छोटे से ट्राइंगल को देखो आप बाहर निकाल के, तो इसमें से मैं ऐसे बता सकता हूं सर, ये मेरा हाइपोटेनियस बी, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा होगा, ये थीटा दे रखा होगा। तो ये बेस निकाल सकते हो, ये परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। हाँ सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होती है? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाँ सर, तो परपेंडिकुलर को क्या लिखोगे सर? हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। हाँ सर, तो एच क्या है यहाँ पे? बी है, तो आपका पी क्या आ गया? बी साइन थीटा। वैसे ही एच के लिए मैं बोलूं कि एच क्या होता था, याद करो, कॉस थीटा क्या होता था सर? बी अपॉन एच होता था, है ना। हाँ सर, तो यहां से बेस भी निकाल सकते हो सर, बेस को भी आप क्या लिख सकते हो? एच कॉस थीटा लिख सकते हो। हाँ सर, और एच क्या है यहाँ पे सर? बी है। इनके कंपोनेंट के नाम दे देंगे अभी, ठीक है। इसमें बी में कंफ्यूज मत हो जाना, ये बी बेस आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेस क्या आया? बेस आ गया सर बी कॉस थीटा। हाँ सर, और आपका परपेंडिकुलर क्या आया सर? बी साइन थीटा। हाँ सर, ये आ गया आपका बी साइन थीटा और ये आपका आ गया बी कॉस थीटा, ठीक है। मतलब ये इतनी वैल्यू है आपकी बी कॉस थीटा और ये इतनी वैल्यू है आपकी बी साइन थीटा। ये दो ही पॉइंट याद रखने थे आपको, ओके। यहाँ पे देखो इधर, ठीक है। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया आपको, बट ये कर क्यों रहे हैं सर? अब इसको पहले तो ये समझ जाना कि कैसे किया, ठीक है। दूसरी चीज, अब आ जाओ, ये जो मैं अब इस ट्राइंगल को इस फॉर्म में बना देता हूं, तो देखो मेरे पास आ गया, मेरे पास ये जो पी क्यू है ना, ये कितना आया सर? बी साइन थीटा, अभी अभी लिखा मैंने। और ये सर आर क्यू कितना आया सर? ये आर क्यू आ गया आपका बी कॉस थीटा। ये वाली लेंथ आ गई आपकी यहां से यहां तक की बी कॉस थीटा। हाँ सर, सही बात है, ठीक है। तो अब आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे? बिल्कुल सर। एक बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल भी दिख रहा है क्या? हाँ सर, दिख रहा है, ये देखो ऊपर बड़ा दिख रहा है। तो इस बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में क्या आप ऐसे लिख सकते हो, मैं बड़े वाले ट्राइंगल का इधर एक शेप बनाऊं इधर, तो P Q और इधर था आपका O, ऐसे आ रहा होगा। अच्छा, ये रिजल्टेंट को दिखा रहा है और इसकी डायरेक्शन अल्फा है यहाँ पे, ठीक है। अल्फा मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पे है। हाँ सर, ठीक है। अभी इन छोटे वाले ट्राइंगल्स का भी यूज लेंगे, बट अभी रुको। क्या ये लिख सकते हो क्या, इसमें जो आपका आर पॉइंट है ना, वो यहाँ पे है कहीं? हाँ सर, यहाँ पे है। तो इनकी डिस्टेंसेस लिख सकते हो सर? ये तो आपकी जो डिस्टेंस थी ना इसकी पी क्यू की, वो तो थी आपकी सर बी साइन थीटा, ये लेंथ तो, और ये वाली लेंथ थी सर बी कॉस थीटा। और सर ये ए का मैग्नीट्यूड था आपका, ये सर ए थी आपकी, है ना। हाँ सर, बिल्कुल। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाए हम, तो क्या तुम ऐसे लिख सकते हो इस वाले ट्रायंगल के लिए? इस वाले ट्रायंगल के लिए ध्यान से देखना, इसमें आप लिख सकते हो
सर ओपी वेक्टर, ओपी इक्वल टू ओ क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर पी क्यू का स्क्वायर। हाँ सर लिख सकते हैं, है ना। इस बड़े वाले ट्राइंगल में आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ओपी का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू, अरे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए सीधी। तो यहाँ पे देखो ओपी जो है ना, ओपी तो ओपी है, ठीक है, ओपी तो क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। ओक्यू क्या है, क्या ओक्यू को आप ऐसे तोड़ सकते हो, ओ आर प्लस आर क्यू, है ना। और पी क्यू एज इट इज जैसे जैसे था। अरे हाँ सर बिल्कुल तोड़ सकते हैं। ओ आर क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ओ आर, और फिर आगे की डिस्टेंस आर क्यू। हाँ सर, मतलब बेस को, जो बेस था आपका, जो बेस था ना, बेस क्या था आपका सर, दिख रहा है यहां से हमें देखने को मिल रहा है, तो ओ क्यू है। ओ क्यू को मैंने तोड़ दिया क्योंकि आर बीच में था, तो ओ आर प्लस आर क्यू। अरे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो अब आप देखिए इधर, इनकी जगह मैं इनकी वैल्यूज पुट कर सकता हूं। हाँ सर क्यों नहीं पुट कर सकते, बिल्कुल पुट कर देंगे। तो आइए करिए, देखो इसी में मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर, ओ आर कितना है सर, ओ आर आपको यहाँ पे दिख रहा है सर, यही तो है ओ आर तो आपका, हाँ यही है, सही बात है। तो वहां पे सर ए है आपका, और आर क्यू कितना है सर, बी कॉस थीटा है, और पी क्यू कितना है सर, बी साइन थीटा है। हाँ सर यही है, ठीक है। ओके, अब इसको ओपन करना है और कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ छोटे वाले ट्राइंगल की हेल्प से आपने परपेंडिकुलर और छोटा बेस निकाला, और फिर बड़े वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दी। पाइथागोरस लगाने के बाद में जो बेस था उसको स्प्लिट किया, किसमें, ओ आर प्लस आर क्यू में। ओ आर की वैल्यू था आपका ए वेक्टर, और आर क्यू का वैल्यू था आपका बी cos थीटा, जो छोटे वाले ट्राइंगल से निकाला। ओके चलो, अब इसका डेरिवेशन समझते हैं। तो आपके पास वैल्यू आ गई कि सर ये इस फॉर्मूले में हमें पूरी वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो अब मैं बड़ा बड़ा लिखता हूं यहाँ पे, आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको ओपन कर दो, जो आपको दिख रहा है ना ए प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ये दिख रहा है ना ये, इसको, या फिर यहीं कर देता हूं, चलो देखो आप देखते रहो, देखते रहो। सर आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस लास्ट वाले टर्म ये, इसको क्या लिख देंगे सर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हाँ सर सही बात है। अब इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ एक बार देखो अच्छे से, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या तुम ऐसे लिख सकते हो, इसमें बी स्क्वायर कॉमन ले लू मैं, इस वाले टर्म, इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में से बी स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बना मेरा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सर, प्लस ये लास्ट में लिख दो टू ए बी कॉस थीटा सर। अरे इसको ध्यान से देखो तो ये आइडेंटिटी बन गई ना। अरे हाँ सर आइडेंटिटी बन गई, किस किस को साथ में लिया था हमने, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को, ठीक है। हाँ सर, तो ये आइडेंटिटी बन गई सर, इसका तो वन हो गया, तो यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अरे हाँ सर, ये देखा देखा सा फॉर्मूला लग रहा है हमें। तो ये आता है आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला, इसको ऐसे भी लिख सकते हो और रूट में लगा के ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे ढंग से देखोगे ना आप, तो आपको मैग्नीट्यूड दिखेंगे ए बी के, और उनके बीच का एंगल दिखेगा थीटा। थीटा ध्यान रखना ए और बी के बीच का एंगल है, वेक्टर्स के बीच का एंगल है। ओके हाँ सर बिल्कुल सही बात है आपकी। अब यहाँ पे मान लो डायरेक्शन निकालना है आपको, कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, ये एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, तो इसको बोलेंगे इसकी डायरेक्शन,
ठीक है भाई, ये एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, एक्स एक्सिस है आपकी, उससे जो आपका रिजल्टेंट है कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है ना, वो डायरेक्शन होती है रिजल्टेंट की डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है सर। तो आप यहां से क्या टेन अल्फा लिख पाओगे, डायरेक्शन निकालना है ना, तो ये आपका ट्राइंगल, तो इसमें आप टेन अल्फा लिखो तो क्या लिखोगे बताओ सर, टेन अल्फा लिख दो सर, टेन अल्फा लिखेंगे, पी अपॉन बी, तो आपका पी ये है सर, और बी आपका ये कंप्लीट ये है पूरा, है ना। तो आप इसको लिखोगे सर पी क्यू वैक्टर, मतलब पी क्यू अपॉन ओ क्यू। हाँ सर, तो पी क्यू तो पी क्यू ही है, लेकिन ओ क्यू को क्या तोड़ोगे तुम सर, वही वापस ओपन करेंगे ओ आर प्लस आर क्यू में, वो स्प्लिट कर दिया जैसे इधर कर रहे थे हम सर, ओ आर प्लस आर क्यू में ओपन कर दिया हमने। अब इनकी वैल्यूज डाल दो, तो टेन अल्फा क्या लिखोगे सर, टेन अल्फा आ गया हमारा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अरे हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई सर, कि इसका जो टेन अल्फा होता है मतलब रिजल्टेंट की डायरेक्शन फ्रॉम ए वेक्टर, ध्यान रखना ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ आर फ्रॉम ए वेक्टर, कि ए से कितने एंगल पे हैं या कितने एंगल पे झुकाव है उसका, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये जो डायरेक्शन आई है आपके पास, ये कहां से आई है, ये सर आर वेक्टर, मतलब जो ए वेक्टर है वहां से आई है। ओके, अच्छा ऐसे ही तो मैंने इसका भी बता सकते हो क्या, ये देखो इसमें सर बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर जो आपका ऐसे वेक्टर बना हुआ है, ठीक है, तो जो बी वेक्टर आपका, तो बी वेक्टर से रिजल्टेंट तो ऐसे है, अरे रिजल्टेंट तो ये है, ये तो आपका ए वेक्टर था, ये आपका रिजल्टेंट है, और ये आपका बी था, तो बी से रिजल्टेंट कितनी दूर है, ये तो आपने अल्फा बता दिया सर, ए से तो अल्फा बता दिया, तो रिजल्टेंट से सर कितना आया, मतलब इससे बी से कितना है, बी से बीटा मान लो, तो क्या बीटा की कैलकुलेशन भी कर सकते हो, क्या बीटा भी बता सकते हो, बीटा बता सकते हो क्या, हाँ सर बता सकते हैं, या तो ऐसे कर लो कि थीटा में से अल्फा माइनस कर दो सर, बचा हुआ बीटा आ गया, है ना। या फिर यही काम तुम इधर की साइड करो तो क्या आता, बस सोचो, यही काम तुम ऐसे करते इधर और इधर से परपेंडिकुलर डालते, तो क्या वापस कर सकते थे ऐसा काम, हाँ सर कर सकते थे हम। ठीक है, तो सिंपली याद रखना, सिंपली याद रखना तुम ये चीज, तो सिंपली ये याद रखना कि आप जब भी इधर की साइड से निकालो ना एंगल, तो आपको इतना सा, अब यहां पे है ना इधर की साइड से करोगे तो भी हो जाएगा, अब बी की जगह ए आ जाएगा और ए की जगह बी आ जाएगा, तो हम क्यों ना उसी एंगल से याद रख ले, हम टेन अल्फा से याद रख ले। भाई सर टेन अल्फा आपने इधर से बताया, जो टेन अल्फा था वो आपने इधर से बताया है कि जो रिजल्टेंट है वो ए से अल्फा एंगल बनाता है, ठीक है, और बी से, ये आपका ए था, ये बी था, ठीक है, ये आपका ए था और ये आपका बी था और ये आपका रिजल्टेंट था, और सर आपने इधर से बताया बीटा, इस अल्फा के लिए तो ये कैलकुलेशन कर दिया कि ए से आपका एंगल कितना है, तो आप बी से भी आप बता सकते हो कि बी से है ना, तो ए की जगह बी कर दो, और सिंपल यही सिमिलरली ऐसे ही हम टेन बीटा निकाल सकते हैं। तो टेन बीटा क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो बी आ रहा है ना, यहाँ पे बी साइन थीटा, और यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, तो आपको इतना सा करना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है बी, बी नहीं ए, ध्यान रखना उल्टा कर रहे हैं ना हम, अल्फा बीटा लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखोगे आप ए साइन थीटा अपॉन बी, ए की जगह बी करना है, बी ए कॉस थीटा, ऐसे आप बीटा की डायरेक्शन लिख दोगे। तो आपने डिस्प्लेस किसको गया, ए को, सर यहाँ पे ए लिख दिया,
बी की जगह, और यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी लिख दिया, और यहाँ पे बी था, यहाँ पे ए लिख दिया। तो आप ए और बी को इंटरचेंज कर दोगे तो बी वेक्टर से आपकी डायरेक्शन मिल जाएगी, मतलब टेन बीटा मिल जाएगा। ये क्या है? ये डायरेक्शन ऑफ आर फ्रॉम बी वेक्टर, समझ गए? चलिए आगे देखिए, ठीक है। तो एक तो ये याद रखना है फॉर्मूला, एक ये याद रखना है जो ब्रैकेट में किया है मैंने, और एक ये रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट, डायरेक्शन और ये, और वेक्टर तो पता ही है आपको कि वेक्टर, तो आपको जो याद रखना है वो चीजें ध्यान रखना है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एक बार कि रिजल्टेंट लिखना है तो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करना है तो ए प्लस बी, समझ गए? और यदि आपको मैग्नीट्यूड शो करना है, उसका मैग्नीट्यूड शो करना है तो क्या लिखोगे? सर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और यदि उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है तो डायरेक्शन के लिए टेन अल्फा, टेन अल्फा, ठीक है। वो क्या आएगा आपका? सर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। या दूसरी डायरेक्शन सर टेन बीटा, वो क्या होगी? सर ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। ओके ओके, यस सर, हम डायरेक्शन याद रख लेंगे और वेक्टर के ये दोनों फॉर्मूलेज याद रख लेंगे। तो डायरेक्शन के लिए दो फॉर्मूला और रिजल्टेंट के लिए ये डिपेंड करेगा कहां से। ये डायरेक्शन है ए से और ये डायरेक्शन है बी से। तो ऐसे याद रखना कि बी से दिखा रहे हो या ए से दिखा रहे हो। ओके, चलिए आगे चलिए। तो ये जो पूरी रामायण है वो आपको समझ में आ गई होगी। उसका रिजल्ट ये है कि ये देखिए यहां पे सीता जी वापस आ गई, है ना। तो इस रामायण का रिजल्टेंट ये है जो मैंने ब्लॉक में दिखाया है। ओके, आइए अब आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर देखो, अब अपने रहते हैं क्वेश्चंस। अब वो तुम्हें फटाफट फटाफट करने और दिमाग एकदम एक्टिव होना चाहिए, तुम्हारे पास पेन और कॉपी होनी चाहिए जिससे साथ साथ लगाते जाओ तुम, और जो भी लिख रहे हो वो इंपॉर्टेंट लिखते जाओ, है ना। तो आइए सबसे पहले अब पहला क्वेश्चन अपना, टाइम नहीं लगाना। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट 2, मैग्नीट्यूड ऑफ 2 एंड 3 न्यूटन इज 4 है। ये रिजल्टेंट 4 दे रखा है, मतलब ये ध्यान रखना, क्वेश्चन को पढ़ते ही लैंग्वेज समझ में आ जाना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 एंड 3 इज 4 न्यूटन, मतलब 2 और 3 का रिजल्टेंट कितना है? 4। मतलब आर क्या है यहाँ पे? 4। ए और बी क्या है? 2 और 3। ओके, तो एंगल बिटवीन द 2 एंड 3, तो थीटा पूछ रहा है, सिंपल। आइए कैसे करोगे? सर हमारे पास ये दे रखा है, सर हमारे पास दे रखा है कि ए वेक्टर आपका 2 है और बी वेक्टर आपका 3 है और रिजल्टेंट सर 4 दे रखा है, और सर थीटा हमसे पूछा है। लगा दो, आर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते हैं हम? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हाँ सर यही होता है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो। सर 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और सर 2 इंटू 3 कॉस थीटा, है ना। ठीक है सर, ये हो गया 16। इन दोनों को भी इन दोनों का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 4 और 9 13। सर इधर भेज दो, माइनस का कर दो इसको, ठीक है। तो 4 और 9 13 इधर गया, और ये बचा हमारा 2 इंटू 3 और कॉस थीटा, ठीक है। तो ये कितना बचा हमारा सर? 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 इक्वल टू कॉस थीटा। 3 से 3 मर गया, और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आया सर? 1/4।
आपको वैल्यू आती है तो एंगल कंप्लीट कर दो, अदरवाइज थीटा लिख दो कि सर cos इनवर्स 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? ओके सर, समझ गए सर। चलिए अब इसमें देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फटाफट फटाफट देखिए आप। हमारे पास है सर, हमारे पास है कि दो वेक्टर्स है, उनके मैग्नीट्यूड दे रखे हैं सर आपको, बिल्कुल। एंगल दे रखा है सर 60 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, एंगल बिटवीन, ठीक है वही पूछा है नॉर्मल। अरे मैग्नीट्यूड पूछा है सबसे पहले तो आर निकाल दो सर। आर होता है हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। कुछ कुछ बच्चों को इजी लग रहा होगा, धीरे धीरे अभी हार्ड करेंगे, रुक जाओ अभी, पहले जो पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे सर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 2ab 6 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस 60 है, कॉस 60। अब कॉस 60 की वैल्यू सर अब वही तो नहीं याद होती, 1/2 है, याद रखना कॉस 60 बहुत काम का है, आधा आती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बता दो फटाफट। सर ये हो गया हमारा 16 और ये हो गया 36 और ये हो गया सर हमारा, इसका आधा आएगा वैल्यू, तो इसकी आधी आएगी तो 2 से टूट जाएगा सर, ये 24, 16 और ये 24 इनको ऐड कर लो, अब आंसर आ जाएगा आपका जो भी आएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 36 और ये 24 और ये कितना हो गया, ये 40 और 36 40 और ये हो गया आपका 40 और 36 76 हो गया ये सर, रूट ऑफ 76 हो गया। इसको आगे फर्दर सोल्व करना चाहते हो तो 19 इंटू 4 लिख लो, तो 2 रूट ऑफ 19 ऐसा कुछ आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये सर रिजल्टेंट आ गया हमारा, ठीक है। और दूसरा क्या पूछा था इसमें, एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर एंड 4 न्यूटन। अब ये बोल रहा है आपको दिमाग लगाना, देखो आपने मान लो 4 इधर लिया है और 6 इधर लिया है, ठीक है, तो रिजल्टेंट इधर आएगा। हाँ सर रिजल्टेंट तो इधर ही आएगा। तो रिजल्टेंट का ये पूछ रहा है, ये मान लो ये अल्फा एंगल है, ठीक है। तो याद करो अल्फा कैसे लिखते थे, इसको अब हमने क्या बोला, हमने ए बोल दिया सर, इसको हमने क्या बोला, बी बोल दिया, है ना। तो याद करो टेन अल्फा क्या लिखते थे हम सर, टेन अल्फा लिखते थे, टेन अल्फा लिखते थे सर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो सर b की वैल्यू है 6, साइन 36 की वैल्यू होती है सर √3/2, डिवाइड में सर a है आपका 4, a आपका कितना है 4 और b है आपका 6 और cos 60 आपका 1/2, तो tan अल्फा आ गया आपका। tan अल्फा कितना आया, सोल्व आउट कर लो इसको, तो ये देखो ये कट गया, ये 3 आ गया, 3 और 4 7, तो डिवाइड में तो बच गया हमारा 7 और ये 2 से ये 6 3 कट गया आपका 3 टाइम, तो 3√3, तो 3√3 ऊपर बच गया आपका। सर ये आंसर आ रहा है, तो अल्फा आ गया सर हमारा tan इनवर्स 3√3/7। ओके सर, समझ में आया सर, समझ गए? यस सर। दूसरा थर्ड क्वेश्चन भी पूछ रहा है, देखो एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट वेक्टर एंड 6 न्यूटन, रिजल्टेंट वेक्टर एंड 6 न्यूटन, ढंग से देखो आप इसको। तो रिजल्टेंट वेक्टर और इसके बीच में कितना डिग्री एंगल बन रहा है सर, इधर हम बीटा मान लेते हैं, तो ये 6 और रिजल्टेंट के वेक्टर के बीच का आ जाएगा सर। तो जब बीटा लिखते थे तो याद करो क्या लिखते थे सर, टेन जब बीटा आता था तो हम ए को बी से रिप्लेस कर देते थे, तो टेन बीटा, यहाँ पे बी है तो बी की जगह क्या लिखोगे सर, ए लिखेंगे हम, ठीक है। थोड़ा जूम करके इधर बताता हूं, तो सर टेन बीटा
इक्वल टू लिखेंगे सर, बी की जगह ना ए चेंज कर देते हैं, बी को ए से रिप्लेस कर देते हैं, टेन बीटा आ जाता है हमारा। तो टेन बीटा देखो कैसे आ जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन बी ए कॉस थीटा, है ना। वही ए को बी से रिप्लेस कर दिया, सिमिलर फॉर्मूला। हाँ सर, अब लिख दो आगे। तो टेन बीटा इक्वल टू, अब ए क्या था हमारा, 4 था सर, 4 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू वही √3/2, और यहाँ पे सर यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4, और cos 60 की वैल्यू 1/2। अब क्या वैल्यू आ जाएगी सर, ये वैल्यू कुछ चेंजेस आएगी, देखो क्या आएगी, टेन बीटा इक्वल टू सर ये आ जाएगा 2 से ये कट गया आपका 2 टाइम, और ये 2 से ये कट गया 2 टाइम, तो नीचे तो आ गया सर 8 और ऊपर रह गया हमारा 2√3, और ये भी कट रहा है सर फर्दर, तो √3/4 आ गया सर ये तो सर बीटा इक्वल टू सर टेन इनवर्स √3/4 आंसर आ गया सर आपका। तो ये थर्ड ऑप्शन का आंसर है टेन बीटा, ये सेकंड का ऑप्शन का आंसर का था, और ये फर्स्ट का आंसर है। समझ गए क्या, रिजल्टेंट निकाला, अल्फा निकाला, बीटा निकाला, हाँ या ना। अरे घुसा गया कुछ खोपड़ी में, हाँ सर घुस तो गया सर, कर सकते हैं हम सर, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है। चलिए आगे देखिए, कुछ स्पेशल केसेस है, तो इन केसेस को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी दो वेक्टर हो और एक डायरेक्शन में हो, मतलब मान लो आपकी तरफ है ना, तो एंगल कितना है उनके बीच में, सर ए वेक्टर भी इधर है, बी वेक्टर भी इधर है, सर एंगल इज 0, है ना। तो सर cos 0 की वैल्यू, सर cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है, हाँ 1 होती है, ठीक है। तो 1 होती है, तो सर रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, सर रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, आप देखो यहाँ पे मैं बॉडी से समझाता हूं आपको। जब भी दो पैरेलल वेक्टर्स होंगे, जब भी, अरे रे रे रे, जब भी दो वेक्टर होंगे, तो देखो आपको ये ध्यान रखना है कि कोस, उनके बीच में एंगल कितना होगा, सर एंगल कुछ होगा ही नहीं, 0 डिग्री होगा, दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में होते हैं तो कोई एंगल नहीं होता। तो आप फॉर्मूला क्या लिख पाओगे, सर यहाँ पे लिख पाएंगे 2ab cos थीटा की वैल्यू 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, सर cos 0 की वैल्यू, होती है 1, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 पुट करोगे तो देखो ढंग से यहाँ पे क्या ऐसा कुछ फॉर्मूला बन रहा है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अरे हाँ सर ऐसा ही कुछ फॉर्मूला बन रहा है, इसको ढंग से देखो, ऐसा फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। ऐसा नजर आ रहा है क्या, आर इक्वल टू सर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, cos 0 की वैल्यू तो 1 हो गई, तो इसको ढंग से देखो तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा क्या, अरे हाँ सर बिल्कुल बन रहा है, तो इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते a प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको होल स्क्वायर से रूट हट गया, तो r की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप डायरेक्ट, सर r की वैल्यू a प्लस बी लिख दो सीधा सीधा, मतलब इतना रूल मत लगाओ, जब भी दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में दिखे, थीटा 0 दिखे, तो सर वेक्टर को इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा ऐड कर दो उनको, ठीक है। तो ध्यान रखना सीधा ऐड करना है, जब भी एक डायरेक्शन में, और उस टाइम जो रिजल्टेंट होगा, वो क्या होगा आपका, वो सर मैक्सिमम होगा, समझ गए, ओके। चलो आ जाओ, अब ये कहानी समझ गए तो दूसरे वाली कहानी बहुत इजीली समझ जाओगे तुम, क्या होगा, अरे सर हम अब तो समझ गए कि सर अपोजिट में रहे
अपोजिट में रहे, मान लो इधर से ये वेक्टर इधर है ए और दूसरा वेक्टर आपका इधर है, मतलब एक को इधर खींच रहा है मैं इधर खींच रहा हूं, एक डायरेक्शन ये है एक डायरेक्शन इधर है मेरी तरफ है, तो एंगल कितना सर 180 हो गया एंगल, सर 180 एंगल हो गया इसमें तो। अच्छा भाई तो 180 एंगल हो गया, तो अब क्या तुम इसमें थीटा की वैल्यू 180 हुई, तो आप क्या कोस 180 की वैल्यू बता सकते हो? हाँ सर कोस 180 की वैल्यू सर -1 हो जाती है। अच्छा तो कोस 180 की वैल्यू -180 हुई, तो इसका मतलब यहाँ पे रिजल्टेंट क्या बनेगा सर √a² + b² - 2ab बन जाएगा। अरे कोस थीटा की वैल्यू -1 रखा तो यहाँ पे है ना, कोस थीटा की वैल्यू हमने -1 रखी तो -ab हो गया, -2ab हो गया वहां पे। हाँ सर तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? अरे ये तो a - b का फॉर्मूला बन गया सर, इससे रूट हट गया सर, इससे a - b का फॉर्मूला दिख रहा है तुम्हें, तो a - b बन गया सर ये तो रिजल्टेंट कितना आया सर यहाँ पे a - b दिखेगा, तो सर यहाँ पे मिनिमम मिलेगा और हम बिना कोई वेक्टर वेक्टर के रूल वगैरह लगाए डायरेक्ट रिजल्टेंट लिख सकते हैं। यदि 180 डिग्री है तो हम उन दोनों को डायरेक्ट माइनस कर देंगे। मान लो 10 न्यूटन इधर लगा है 10 न्यूटन इधर लगा है तो 0, 20 न्यूटन इधर लगा है 10 न्यूटन इधर लगा है तो 20 - 10 इधर की डायरेक्शन में आंसर आपका जो बड़ा होगा उसकी डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम फोर्स मिलेगा, ध्यान रखना। ओके ये मैक्सिमम नहीं लिखा, यहाँ पे मिनिमम है, ध्यान रखना यहाँ पे कितना है मिनिमम मिलता है। ओके तो इस वाले केस में ध्यान रखना, तो जब भी अपोजिट में लगे हो तो सीधा माइनस कर दो, सिंपल। और जो बड़ा है जो बड़ा वेक्टर होगा उसकी तरफ डायरेक्शन, यदि सेम डायरेक्शन में हो तो सीधा ऐड कर दो, कोई वेक्टर लॉ नहीं लगाने की जरूरत। ओके हाँ सर ये समझ में आ गया सर। चलो और केस देखते हैं। तो इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई आपको? हाँ सर इसकी मिनिमम सर इनके दोनों वेक्टर के सब्ट्रैक्शन उनका दोनों का माइनस कर दे तो मिनिमम वैल्यू आएगी और उसका ऐड कर दे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ये है सर आपकी कहानी पूरी, बिल्कुल सही बात है। अब देखो इसके अंदर यदि a - b और a + b ऐसा है तो आप कुछ वैल्यूज निकाल पाओगे। अच्छा ये तो ध्यान रखना, पहली बात तो ये तो इसका रिजल्टेंट था आपका कि आपका जो भी वेक्टर होगा ना वो इसके बीच में लाई करेगा, किसके, या तो इसकी मिनिमम वैल्यू के या इसकी मैक्सिमम वैल्यू के, क्योंकि ये इसकी मिनिमम वैल्यू थी और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, तो कोई सा भी वेक्टर है ना इसी के बीच में लाई करता है, इसके अलावा कोई आ रहा है ना तो गलत है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब देखो तीसरा केस भी देख लो कि मान लो परपेंडिकुलर है, ऐसे वेक्टर एक आपकी तरफ है और एक ऊपर की तरफ है ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ सर 90 हो गया, है ना, ठीक है। तो ये लो सर 90 हो रहा है, ये देखो ए वेक्टर ऊपर बी वेक्टर इधर, ठीक है सर। तो आप क्या करोगे, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है सर? कोस 90 की वैल्यू तो 0 होती है सर। तो जब भी आपको वेक्टर्स 90 पे दिखे तो आप डायरेक्ट रिजल्टेंट क्या लिखोगे सर √a² + b²। याद रखना बहुत काम आएगा ये, a² + b² हो जाएगा सर। पता है ना कैसे लिखा मैंने? अरे याद करो a² + b² + 2ab cos 90। अरे cos 90 वैल्यू 0 है तो ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी भाई। हाँ सर ये जो इधर वाली जो टर्म है वो 0 हो जाएगी सर, ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, ये तो पूरा खा जाएगा इसको तो, है ना। तो बचेगी क्या सर? बचेगी इतनी सी, ओनली इतनी सी टर्म बचेगी आपकी, मतलब ये आंसर आएगा, है ना। तो इसका रिजल्टेंट ध्यान रखना a² b², कब? जब एंगल 90 हो। समझ गए? आओ कॉन्सेप्ट सर समझ गए, इसके 1-2 क्वेश्चन करा दो, मजा आ जाएगा। तो आओ करते हैं। अब इसमें आपको बताना है कि what can be resultant of two vectors a and b magnitude of 3 5। ये बोल रहा है एंगल वैंगल नहीं दिया इनके बीच में, ये तो सिंपल बोल रहा है
भाई एक 5 वेक्टर है और एक 3 वेक्टर है, मतलब एक 3 है एंड एक 5 है। अब इनका रिजल्टेंट कितना हो सकता है, इनमें से कौन कौन सा हो सकता है, क्या 10 हो सकता है, क्या 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। अच्छा, एंगल भी नहीं दिया और 3 और 5 दे रखा है न्यूटन, बस मैग्नीट्यूड दिया है और पूछ रहा है कि बताओ कौन कौन सा इनका रिजल्टेंट हो सकता है, कौन कौन सा हो सकता है इनमें से। तो याद करो, अभी अभी मैंने कुछ एक चीज बोली थी आपको कि जो रिजल्टेंट है ना उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, सर a माइनस बी। उसकी मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है, सर a प्लस बी, है ना। याद करो, अभी 0 और 180 पे निकाला था हमने। हाँ सर, तो रिजल्टेंट की सर, रिजल्टेंट लाई करता है सर a प्लस बी के, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू के, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, और सर a माइनस बी के, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, इसी में लाई करता है। अच्छा, तो अब आप खुद सोचो कि 3 आपका b है और 5 आपका a है, मान लो बड़ा वेक्टर बड़ा मान लिया मैंने, ठीक है। ए है और ये बी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सर मिनिमम वैल्यू होगी, दोनों को माइनस कर दो, तो सर इसकी 5 माइनस 2, मोड में लेंगे ध्यान रखना, 5 माइनस 3, तो मोड में लेंगे तो 2 आएगा सर। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, सर मैक्सिमम वैल्यू इनकी 0 डिग्री पे हो सकती है, कितनी, सर 5 प्लस 3, तो कितनी हो सकती है, सर 8 न्यूटन तक हो सकती है। मिनिमम 2 न्यूटन तक जा सकता है और मैक्सिमम 8 न्यूटन तक इसका रिजल्टेंट जा सकता है। अब बताओ कौन कौन सा वैलिड है, क्या 10, क्या 10 इसका रिजल्टेंट आ सकता है, खुद सोचो, क्या इसका 10 रिजल्टेंट आ सकता है, नहीं सर। क्या 1 आ सकता है, नहीं सर। मिनिमम 2 हो सकता है, मैक्सिमम 8 हो सकता है, इनके बीच में होगा, 2 से 8 के बीच में होगा सर, होगा तो, नहीं तो आंसर गलत है बिल्कुल। क्या 12 हो सकता है, नहीं सर। क्या 2 हो सकता है, हाँ सर हो सकता है, 2 हो सकता है यदि उनके बीच में 180 डिग्री एंगल हो तो। क्या 6 हो सकता है, हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। 5 हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। 0 हो सकता है, नहीं सर। मिनिमम 2 हो सकता है। समझ गए कहानी, हाँ सर। अच्छी है सर, मजा आ गया सर इस चीज में, तो अच्छी ट्रिक है ये तो। चलो और देखो, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड पॉलीगन लॉ, ठीक है। तो पहले एडिशन का लॉज वगैरह देखो। आप मान लो दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो, मतलब a प्लस बी कर रहे हो, तो a को b के साथ ऐड करो या b को a के साथ ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वेक्टर है यार, ये एडिशन कर रहे हैं हम, ठीक है, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में होता है दिक्कत, तो एडिशन कर रहे हैं, ठीक है सर। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ध्यान रखना, याद रह जाएगा क्या कि कम्यूटेटिव लॉ को सर फॉलो करता है, ये बिल्कुल सही बात है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ओके, तो a प्लस बी लिखो या फिर b प्लस ए लिखो, बात एक ही है। चलो सर, हम दो वेक्टर का ऐड करके तीसरे वेक्टर के साथ ऐड कर सकते हैं, a का b और c वेक्टर को ऐड कर लो और फिर उनका रिजल्टेंट को इसके साथ ऐड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं सर। मैं तो ऐसे करूंगा, पहले a और b को करूंगा और फिर c के साथ ऐड करना चाहूंगा, तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अरे एडी तो कर रहे हो भाई, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, दो का रिजल्टेंट निकलता है, ध्यान रखना, दो का रिजल्टेंट एक आया, फिर उस रिजल्टेंट को तीसरे के साथ ऐड कर दो। तो इसका मतलब है कि ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, मतलब a को ऐड करो b प्लस सी के साथ, या b प्लस सी के ऐड को हम करें c के साथ ऐड, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब एसोसिएटिव लॉ को फॉलो ये करता है। ओके, चलो भाई, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b सिचुएटेड इन अ कॉमन प्लेन, हाँ ये ध्यान रखना, यदि a ऐसा है और b ऐसा है, या मान लो आपकी तरफ है ऐसे है, या फिर ऐसे है, मान लो ऐसे समझो, b ऐसे है ये ऐसे है, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, तो ये रिजल्टेंट और ये तीनों एक प्लेन में रहते हैं, चाहे वो आपकी डायरेक्शन में हो, आपकी तरफ हो a वेक्टर, b वेक्टर ऐसे हो, तो रिजल्टेंट कैसा आएगा, ऐसे।
मतलब ये एक प्लेन में रहेंगे, समझ गए? ऐसे ये एक प्लेन में रहेंगे। ओके, चलिए, तो ए बी आर कोप्लेनर, बिल्कुल सही बात है, तो ये कोप्लेनर रहते हैं, ध्यान रखना। ओके, चलो आगे चलते रहो। अब बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है कि रिजल्टेंट दोनों साइड में इक्वल एंगल बना रहा है। तो सर ऐसा कब देखने को मिलता है हमें? ऐसा तब देखने को मिलता है जब दोनों वेक्टर इक्वल इक्वल हो, मतलब ये 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, तो रिजल्टेंट बीच में आएगा, तो इधर भी एंगल इक्वल बनाएगा, इधर भी एंगल इक्वल बनाएगा, तो एंगल इक्वल बनाएगा तो वो बाइसेक्टर पे है, तो ही तो बाइसेक्ट कर रहा है वो एक तरह से। अच्छा, तो ध्यान रखना, यदि इनका मैग्नीट्यूड, यदि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, मतलब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, तो उनका रिजल्टेंट कहां पे होगा? तो उनका रिजल्टेंट उनके बाइसेक्टर पे होगा। ये देखो एंगल इक्वल आ गया यहाँ पे, थीटा टू, थीटा बाई टू, थीटा बाई टू, ठीक है। तो इसको भी कर सकते हैं क्या हम? सर बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, बस याद रखना ऐसा होने पर ही आर आपका बाइसेक्टर पे रहेगा। ओके, अदरवाइज, अदरवाइज ये भी ध्यान रखना, एक चीज और इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, और अच्छा नोट भी है ये। इसका मतलब सर ये बात तो ऊपर वाले तो समझ गए हम कि रिजल्टेंट इक्वल होगा, तो आपका जो बाइसेक्टर है, मतलब जो रिजल्टेंट है वो बाइसेक्टर पे आएगा, बिल्कुल यहाँ पे रिजल्टेंट आ गया होगा, ये रिजल्टेंट आपका ध्यान रखना, ठीक है, वो बाइसेक्टर पे आ गया। मान लो ऐसा 90-90 पे है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, जैसे ये 10 न्यूटन है या फिर ये 20 न्यूटन है और इधर भी 20 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट कहां पे आएगा? सर 45 पे आएगा। वो अलग बात है कितना आएगा, बट ये आएगा सर 45 और ये आएगा 45। क्यों सर? क्योंकि ये इक्वल था इससे। जब दोनों वेक्टर इक्वल होते हैं तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर पे मिलता है, ये कहानी है। कितना मिलता है वो अलग बात है, वो तो तुम फॉर्मूला लगाओगे ऐसे, रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। जैसे यहाँ पे कॉस थीटा कितना है? कॉस थीटा कितना है बताओ? थीटा कितना है यहाँ पे? थीटा होता था ए और बी के बीच का एंगल, तो ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो सर यहाँ पे थीटा तो वेक्टर्स के बीच का एंगल था, ये तो रिजल्टेंट का है बाइसेक्टर 45-45, तो अल्फा बीटा है ये तो 45-45, तो समझ गए? जो थीटा था वो तो ए और बी के बीच का एंगल ही था, भूलना मत। तो कोस 90 पे तो सर थीटा 90 पे तो ये टर्म जीरो हो जाती थी, हम डायरेक्ट ही लिख देते थे ए स्क्वायर बी स्क्वायर की तरह, जैसे पाइथागोरस कर रहे हो, है ना? हाँ, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर का रूट कर दो सर, आंसर आ जाएगा। मतलब कितना आया सर? 20√2 आ गया। जब भी सेम आए ना और 90 पे आए तो √2 टाइम कर देना, सीधा आंसर है आपका। अदरवाइज करके देख लो, ये देखो 20 बाहर आया तो √2, 20√2, समझ गए? हाँ सर। अब जो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे थे वो बताओ सर, ये चीज तो समझ गए हम। आ जाओ फटाफट, देखो यहाँ पे है बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बी से, तो एंगल बीटा ज्यादा होगा अल्फा से। क्या कहानी सर? समझ में नहीं आया? मतलब ये है, मान लो एग्जांपल से समझाता हूं तुम्हें, ठीक है, और अच्छी कहानी है, ध्यान रखना। यदि आपका रिजल्टेंट ए, आपका मान लो रिजल्टेंट ए 5 डिग्री है या 5 है, कोई भी मैग्नीट्यूड मान लो, कोई भी 5 मीटर पर सेकंड स्पीड मान लो, न्यूटन मान लो कि इधर 5 न्यूटन है, सर ए आपका 5 है और बी आपका, बी हमें नहीं पता किस एंगल पे है, मान लो किधर भी है, इधर है, और जो बी है ना, वो बी आपका मान लो 2 है, 2 न्यूटन है। अच्छा, तो जितना ज्यादा आपका वेक्टर छोटा, उतना ही ज्यादा उसका रिजल्टेंट का वेक्टर ज्यादा, मतलब उसकी डायरेक्शन ज्यादा दूर। अच्छा, मतलब 5 ज्यादा है तो इसका जो रिजल्टेंट निकलता था ना, इधर रिजल्टेंट आता था,
हाँ सर, रिजल्टेंट आता था, तो उसमें हम अल्फा लिखते थे, इधर अल्फा और इधर बीटा। हाँ सर, ए की तरफ से अल्फा और बी की तरफ से बीटा, है ना। हाँ, तो बी आपका कम है, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो उसका झुकाव किधर ज्यादा रहेगा, जिधर मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अब जिधर मैग्नीट्यूड ज्यादा है मतलब ए की तरफ ज्यादा झुकाव रहेगा, है ना। अरे ए की तरफ रिजल्टेंट आने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि ए के पास ज्यादा है, तो ए की तरफ ज्यादा है, ध्यान रखना। ठीक है, आपका ये है ना, मतलब ऐसे है, तो ये वाला आपका ए हो गया, ये ए ज्यादा है, तो ये जो रिजल्टेंट है ना, बी तो इधर है, तो ए ज्यादा है ना आपका, तो ए की तरफ रिजल्टेंट आने की कोशिश करता है, मतलब उसका झुकाव ज्यादा इधर होगा, झुकाव ज्यादा उधर होगा ए की तरफ, इसका मतलब उसका एंगल कम बनेगा, तभी तो ज्यादा झुकेगा वो। हाँ सर, इसका झुकाव इधर की साइड ए की तरफ ज्यादा रहेगा, तो इसका मतलब सर अल्फा एंगल आपका छोटा रहेगा, बीटा ज्यादा रहेगा। समझ में आई क्या बात बोला, जिधर ज्यादा वेक्टर का मैग्नीट्यूड उधर एंगल कम, क्योंकि झुकाव ज्यादा होता है, झुकाव ज्यादा का मतलब एंगल कम। अरे मतलब ये देखो, मेरा झुकाव ज्यादा है ना, ये झुकाव थोड़ा कम है, ये झुकाव और कम हो गया, ये झुकाव, ये तो झुकाव ही नहीं हुआ, है ना। समझे, आ जाओ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ध्यान रखना, इस नोट को याद रखना, जब भी मैग्नीट्यूड ज्यादा हो तो एंगल उल्टे आते हैं डायरेक्शन के, रिजल्टेंट की डायरेक्शन। आ जाओ आ जाओ, फटाफट चीज और देखते हैं हम। यहाँ पे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही चल रहे हैं, ध्यान रखना वेक्टर के। इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड, यदि उनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और उनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है, यदि, सुनो ढंग से, यदि दो वेक्टर है उनके मैग्नीट्यूड इक्वल इक्वल है, तो ध्यान रखना, यदि मैग्नीट्यूड इक्वल इक्वल है और उनके बीच में एंगल थीटा है, एंगल थीटा उनके बाइसेक्टर के अकॉर्डिंग, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा, रिजल्टेंट तो पता है ना, थीटा थीटा टू आई बाइसेक्टर पे होगा, तो जो रिजल्टेंट होगा ना वो कितना होगा, वो होगा हमारा 2a cos थीटा वाई 2, डायरेक्ट लिख सकते हो। ऐसा क्यों, ऐसा समझना है तो देखो उसी में फॉर्मूले में पुट कर दो, और कुछ नहीं है। आर इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ सर, ए स्क्वायर, दूसरा भी ए स्क्वायर, फिर 2a इंटू 2a इंटू कॉस थीटा, है ना। तो यहां पे लिखोगे सर रूट ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है सर। 2a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं हम वैसे, ठीक है, तो कॉमन ले लो, या फिर है ना इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, या फिर कॉमन ले लो, ऐसा कर लो, ठीक है। तो सर या फिर 2 से ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पे मैं कॉमन लू, अंदर ही कॉमन लू, तो देखो क्या बनेगा, 2a स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बना हमारा सर, 1 प्लस कॉस थीटा, है ना सर, 1 प्लस कॉस थीटा बन गया, बिल्कुल सही बात है ना। ये तो बाहर आ सकता है, अब मैं ये चाहता हूं कि इसमें ना ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो आपको एक बाद में फॉर्मूला दिख जाएगा एक, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो सर ये तो बाहर आ गया, ये तो हो गया हमारा 2a हो गया, और अंदर हो गया हमारा, ध्यान से देखो, ये तो 4a स्क्वायर हो गया, तो बाहर आ गया 2a, और ये डिवाइड में रह गया सर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। ये याद करो, बेसिक मैथ्स में ऐसा कोई फॉर्मूला आया था क्या अपना, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 को क्या बोल सकते हो सर, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बोले हैं सर, ये कहां से, अरे बिल्कुल,
याद कर लेना आप cos 2 थीटा का फॉर्मूला, उससे आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इससे बना है ये फॉर्मूला। अब कैसे बना है वो तो तुम्हें पता होगा, ठीक है, बट ये यहां से बना है। अरे वही डिवाइड कर दो, उस 1 को उधर भेज दो, 2 का डिवाइड दे दो, तो देखो यहाँ पे यही बनता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। मतलब ये थीटा है तो ये 2 थीटा है एक तरह से। 2 थीटा की जगह थीटा पुट करो तो थीटा की जगह क्या पुट करोगे, थीटा बाई 2। समझे? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, याद रख लेना ये थीटा बाई 2, ठीक है। तो इसकी जगह क्या पुट करोगे बताओ, थीटा बाई 2 पुट करेंगे हम, तो सर ये आ गया 2a और स्क्वायर से थीटा ये हट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम cos थीटा बाई 2। तो ये रिजल्टेंट आया है आपका। तो इसको डायरेक्ट याद रख लेना कि जब भी बाइसेक्टर पे हो या फिर आपके मैग्नीट्यूड इक्वल इक्वल हो तो डायरेक्ट आप रिजल्टेंट 2a cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, याद रखना। ओके, चलिए यहां तक की कहानी आप समझ गए? यस सर। चलो आज का जल्दी से लेक्चर खत्म करते हैं, इसको फटाफट फटाफट दो चार वो चीजें देख के। इसके अंदर देखिए ये एक स्पेशल केस हो गया आपके पास कि मान लो थीटा है ना सर 120 है और आपका 120 है, तो क्या होगा ऊपर वाले में केस में, और वो इक्वल इक्वल है, मतलब यहाँ पे तुम यहाँ पे इस तरीके से समझो कि यदि आपका मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड आपका इक्वल है और यदि एंगल आपका 120 दे रखा है तो रिजल्टेंट भी ए ही आ जाएगा। करके देख लो। बोला अच्छा सर ऐसा होता है? बिल्कुल। कैसे? तुम तो रिजल्टेंट के फॉर्मूले में पुट करके देख लो, ए स्क्वायर 2 a स्क्वायर कॉस थीटा कॉस 120, और कॉस 120 की वैल्यू होती है -हाफ, ठीक है। तो -हाफ से 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू -1/2, है ना। तो ये अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कट गया तो रूट ऑफ ए स्क्वायर सर, तो ए ही बच गया। अरे सर रिजल्टेंट ही ए के बराबर आ गया। हाँ, ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब एंगल की वैल्यू 120 होगी। समझ गए? यस सर। बाकी का पॉइंट आपके लिखने के लिए है, याद रखने है ना कि थीटा 120 होता है तो रिजल्टेंट ए आता है, ठीक है। और इसका उल्टा भी है कि ए बी और आर तीनों की वैल्यू सेम हो तो एंगल कितना आएगा 120, तो वाइस वर्सा है, ध्यान रखना है। ओके चलिए आगे चलते हैं फटाफट फटाफट। पॉलीगन लो भी देख लो। अब यहाँ पे पॉलीगन लो ये बोलता है कि किसी भी दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो फर्स्ट और लास्ट वाले को मिलाने वाली अपने रिजल्टेंट को दिखाता है। मतलब ये ए है, ये दूसरा बी है, ये तीसरा सी है, ये डी है, ये ई है। ऐसे वेक्टर से ए बी सी डी, तो इनको एक एक के बाद में एक रखते जाएं तो इसका इनिशियल टेल और इसका हेड फाइनल का, इनको मिलाने वाला जो होगा वो किसको दिखाएगा, वो रिजल्टेंट को दिखाएगा सर। तो ये रिजल्टेंट को दिखाएगा, ध्यान रखना। ओके, इसके हेड को और इसके टेल को मिलाएंगे ना तो रिजल्टेंट को दिखाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलीगन। और मान लो ऐसे घूमते घूमते आ जाए, मान लो इसी में सर ए वेक्टर ऐसा आया, बी वेक्टर ऐसा आया, सी वेक्टर ऐसा आया, डी वेक्टर ऐसा आया और डी वेक्टर ऐसा आया और ई वेक्टर ऐसा आया और एफ वेक्टर वहीं पे आ गया जहां पे ए स्टार्ट हुआ था। एफ वेक्टर ठीक है। तो सर तो फिर तो कुछ नहीं, वो अपनी जगह घूम के आ जाए ना तो रिजल्टेंट वेक्टर नल वेक्टर आता है। फिर वहां पे नल वेक्टर मतलब सर, मतलब सभी का समीशन कितना होगा, ए बी सी डी और ई एफ का समीशन 0 रहेगा, ये ध्यान रखना। ओके यस सर, ये चीज हम समझ गए सर, ठीक है। तो ये पॉलीगन वेक्टर में होता था आपका, ठीक है। ये देखो ये मैंने चीज बता दी आपको। ओके
तीन वेक्टर हो और तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल इक्वल हो, अभी अभी मैंने बताया, तीन मान लो तीन वेक्टर हो, तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल इक्वल हो, और चलो समझ गए, तो दिख रहा है ना यहाँ पे। अच्छा इसके बारे में देखो ढंग से तुम, ये बोलता है, लाइन ढंग से पढ़ो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, कि इफ एन कोप्लेनर वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड आर इन एंगुलर सेपरेशन, मतलब इक्वल इक्वल एंगल्स में डिवाइडेड है वो, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि 6 वेक्टर हैं, तो कितना कितना इक्वल है, मतलब 60 डिग्री में है सारे, तभी तो 360 हो रहा होगा, है ना। तो वो बोल रहा है कि इक्वल एंगुलर सेपरेशन में है, मतलब जितने भी है एन के डिवाइड दे दो, मान लो 6 है तो 6 का डिवाइड दे दिया, 60 डिग्री आ रहा होगा, ठीक है। देन दियर रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑलवेज जीरो, तो उनका इक्विवेलेंट वेक्टर कितना होगा, जीरो होगा। क्यों सर? अरे मान लो ऐसे 6 वेक्टर है आपके पास, ठीक है, ऐसे तो हर के किसी के बीच में कितना एंगल आ रहा होगा सर, 60 होगा, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ऐसे है। हाँ सर, सबके बीच में ए है, अरे है तो वेक्टर ही। अब इनको ऐड करोगे तो क्या करोगे बताओ, इनका रिजल्टेंट निकालना है तो आप ऐड करोगे। हाँ सर बिल्कुल ऐड करेंगे इसको। तो कैसे ऐड करोगे, तोड़ तोड़ के, और तोड़ तोड़ के करोगे ना, मतलब डी को डिस्प्लेस कर दिया, ए को डिस्प्लेस कर दिया, सी को, तो तुम देखोगे ढंग से तो क्या हो जाएगा, ऐसे 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 और ऐसे। सर फाइनली वहीं आके रुक गया, ये हेक्सागन टाइप का बन गया। अब इनके बीच में देखोगे ना, तो सभी के एंगल्स के बीच में ना तुम्हें 60 डिग्री दिख रहा होगा यहाँ पे। हाँ सर, वेक्टर एंगल तो यही दिखेगा हमें, 60 60 60। अरे सर ये तो आके वहीं मिल गया, ये अपना ए था, ए बी सी डी ई एफ, अरे वहीं आके मिल गया सर ये तो इसका रिजल्टेंट कितना हो गया सर, रिजल्टेंट जीरो। हाँ सर, ये तो पॉलीगन वेक्टर को फॉलो कर रहा है, पॉलीगन ने वेक्टर में भी ऐसा होता था कि सभी का सम कर दो, यदि रिजल्टेंट वहीं आ जाए तो हेड टेल मिल जाए लास्ट में, तो उसका रिजल्टेंट जीरो होता है, ठीक है। तो ऊपर भी वही बात लिखी हुई है कि मान लो आपके n वेक्टर्स हैं और n इक्वली डिवाइडेड है, 360 में डिवाइड में n करो। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि 4 वेक्टर है ऐसे, ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, सी वेक्टर इधर है और डी वेक्टर इधर है, ठीक है। और इनके इक्वली डिवाइडेड है, इनके बीच में एंगल एंगल 90 90 90। हाँ सर दिख रहा है 90 90 है। तो तुम सोचो 4 वेक्टर है, 360 डिवाइड बाई 4 करो तो इक्वल इक्वल 90 90 है। हाँ सर दिख रहा है 90 90 है। अब तुम यहाँ पे इसको, इनका रिजल्टेंट, इसका मतलब इनका रिजल्टेंट जीरो होगा, डायरेक्ट बोल सकते हो। कैसे सर? तुम सोचो ये ए वेक्टर है तो पहले ए बनाओगे, फिर क्या बनाओगे सर, सी बना देंगे, फिर क्या बनाओगे सर, फिर बी बना देंगे, और फिर क्या बनाओगे, फिर सर डी बना देंगे। तो ये ए है तुम्हारा, ये है तुम्हारा, ये तुम्हारा सी है, और ये तुम्हारा बी है, और ये तुम्हारा डी है। तो देखो वापस अपनी जगह आ गया, मतलब रिजल्टेंट कितना सर, जीरो। ये तो पॉलीगन बन गया। इसीलिए बोला जाता है कि पॉलीगन लो, वैसे बड़ा काम की चीज है ये, तुम सही तरीके से यूज करो फिजिक्स में तो, ठीक है। तो ये मैंने डिटेल में बता दिया है आपको कि पॉलीगन लॉज क्या होते हैं, ठीक है। चलो ये देखो, मैंने जस्ट क्वेश्चन लिया और यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आ गया। एन की वैल्यू 4 है और ए बी सी डी सभी के मैग्नीट्यूड इक्वल। अच्छा ये भी ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड इक्वल भी होने चाहिए, जैसे ये है, इनके मैग्नीट्यूड सबके इक्वल है, तो इनका रिजल्टेंट कितना आ रहा होगा सर, जीरो। इक्वल मैग्नीट्यूड है और इक्वल एंगल है, 360 डिवाइड बाई एन होना चाहिए, ध्यान रखना। लेकिन वो भी कहीं तुम बोलो कि सर 120 के दो है, और मतलब दो के बीच में 120 है, तो उनका भी रिजल्टेंट जीरो होगा, नहीं होगा भाई,
खुद सोचो ना एक बार, एंगल भी इक्वल होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, तब रिजल्टेंट जीरो होगा। जैसे ये है, ये सभी का मैग्नीट्यूड आपका ए था और एंगल भी इक्वल इक्वल था, तो ऊपर जो केस बनाया था ना वैसा बनेगा ये। अभी ए आपका इधर, बी आपका सी आपका इधर, बी आपका इधर, जो भी आपका बना लेना है इसे। समझ गए ना, ऊपर क्वेश्चन कर लिया है तो हम यहाँ पे टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ सर, समझ गए सर। ये देखो, मान लो 100 कोप्लेनर्स हैं, कोप्लेनर वेक्टर है 100 है, तो 100 कोप्लेनर वेक्टर्स ईच हैविंग द मैग्नीट्यूड 10, सभी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इक्वली इंक्लाइंड विथ ईच अदर, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर रिजल्टेंट। तो इसका मतलब पॉलीगन से हमें पता है कि n हो या कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड सबका सेम है, बिल्कुल सेम है, और 100 कोप्लेनर है, उससे क्या फर्क पड़ता है, मैग्नीट्यूड तो आपका रिजल्टेंट तो कितना रहेगा, जीरो। अरे हाँ सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने सर, बहुत डिटेल में बता दिया आज तो, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, जब भी तीन वेक्टर का हो, जब भी तीन वेक्टर्स हो, नोट ये अच्छा वाला नोट है आपका, ठीक है। तो रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स कैन बी जीरो इफ द सेटिस्फाइड फॉलोइंग कंडीशन। तो यदि ये कंडीशन फॉलो करती है तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो जीरो हो जाएगा, मतलब ओवरऑल टोटल रिजल्टेंट जीरो होगा। यदि रिजल्टेंट आपको जीरो देखना है भाई, जीरो होगा क्या, तो यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका आंसर जीरो आएगा। कैसे सर, कि दोनों का सब्ट्रैक्शन, कोई भी दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए सी से और लेस देन इक्वल टू होना चाहिए ए प्लस बी के मोड से, ये होना चाहिए। मतलब ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, तो लास्ट जो सी वेक्टर होगा तीसरा वो ये है। वही अपनी रिजल्टेंट वाली कहानी है, एक तरह से रिजल्टेंट का लिखते थे ना हम ट्राइंगल लो के अकॉर्डिंग, वही कि मिनिमम मैक्सिमम वाली वैल्यूज के अकॉर्डिंग, है ना। तो वही, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो आप लिख सकते हो कि रिजल्टेंट कितना आएगा, जीरो आएगा। यदि इसके बीच में आता है नंबर, सर एग्जाम्पल करवाओ कोई, ये है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि बताओ कौन से ग्रुप का जीरो रहेगा, मतलब रिजल्टेंट जीरो रहेगा, ऐसा कौन सा ग्रुप है सर जिसका रिजल्टेंट जीरो रहेगा। अभी अभी मैंने बताया कि सी वेक्टर है ना, सी की कंडीशन चेक कर लो, यदि ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड इन दोनों के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब वो रिजल्टेंट, उसका रिजल्टेंट कितना हो सकता है, जीरो हो सकता है। अच्छा सर, तो देखो मान लो पी और क्यू आर का दो का सब्ट्रैक्शन, इनका सब्ट्रैक्शन और इनका एडिशन बीच में आना चाहिए। तो देखो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन देखो एक बार, सर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 2 आ गया और इनका एडिशन सर 6 आ रहा है, तो ये तो नहीं हुआ सर। यहाँ पे बड़ा वाला ये है, जो बड़ा होता है ना उसको छोड़ दिया करो और जो छोटे है ना उनको देखा करो, ठीक है। अब सर ये 10 है, ये 12 है, इन दोनों को देखो, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन सर 2 आ रहा है, इनका एडिशन सर 22 आ रहा है, एडिशन 22 आ रहा है और सब्ट्रैक्शन सर 2 आ रहा है, तो ये होगा नहीं सर, 23 आ रहा है, नहीं होगा, इनका रिजल्टेंट भी जीरो नहीं होगा। और इसमें सर 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो सर 1 और 2 का सब्ट्रैक्शन तो सर 1 आता है और एडिशन सर 3 आता है, और सर यहाँ पे 3 है। हाँ सर, ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है सर, अगला भी चेक कर लेते हैं। सर 8 है, 1 है, सब्ट्रैक्शन सर 7 आता है और एडिशन सर 9 आता है,
तो ये तो लाई नहीं कर रहा, मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो लाइक तो अप्लाई कौन सा है सर, ये इस वाला वैलिड है, इसका दिख रहा है ना यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो सब्ट्रैक्शन तो 1 आया, एडिशन 3 आया, तो यही तो बोलता है ये कि जो आपका जो थर्ड वेक्टर है वो इक्वल भी आ गया ना, तो भी उनका रिजल्टेंट वेक्टर 0 हो सकता है, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर 0 हो सकता है। ओके, ये कहानी है, ऐसे ग्रुप ढूंढना था आपको। चलिए आगे देख लो फटाफट फटाफट। सर अभी मैंने हेक्सागन वाला याद करो लिया था क्वेश्चन, इसका बताओ। ये बोल रहा है AO प्लस OB प्लस OC प्लस OD इक्वल टू OF, मतलब इन सभी वेक्टर्स का, ये वेक्टर सही है OF, ये O है आपका, OA OB OC OD, ऐसे वेक्टर सही है। ठीक है, अब इन वेक्टर्स का समीशन, अब इनके बीच में देखो एंगल कितना कितना है, 60 60 60 सर, और इक्वल मैग्नीट्यूड है। हाँ सर, जब हम एक ट्राइंगल की बात करते हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो देखो यहाँ पे 60 है ना, तो यहाँ पे भी 60 60 हो रहा होता है। यहाँ पे जब 60 होता है ना ये तीनों, तो इनकी साइड्स भी है ना इक्वल 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 होती है। और हेक्सागन की ध्यान रखना कहानी कि उसकी उसके अंदर जो एंगल बनते हैं वो भी इक्वल, उनकी जो साइड होती है वो भी इक्वल, और जो उनकी बाहर वाली एजेस हैं वो भी इक्वल होती है, ध्यान रखना। ओके, तो इसके अंदर सारे के सारे मैग्नीट्यूड इक्वल है, एंगल भी इक्वल है, तो इनको मैं तोड़ तोड़ के बनाऊंगा, इनके AOB इनको तोड़ तोड़ के बनाऊंगा, इसका मतलब ये पॉलीगॉन वेक्टर को फॉलो कर रहा है, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा 0, मतलब इसका आंसर कितना है भाई, इसका आंसर 0 है सर, सिंपल, समझ गए? यस सर। फटाफट से आप सब्ट्रैक्शन भी देख लो। सब्ट्रैक्शन में क्या है सर, A वेक्टर इधर होता है, B वेक्टर इधर होता है, B वेक्टर इधर होता है, A वेक्टर इधर होता है, और इनके बीच में एंगल थीटा होता है। तो सर हमें A माइनस बी निकालना है, हमें A माइनस बी निकालना है। तो देखो ढंग से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, A वेक्टर प्लस माइनस ऑफ B वेक्टर, क्यों? अरे A वेक्टर में उसका अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर को ऐड कर दो, मान लो A इधर, A तो इधर है, B इधर है, B इधर है, तो ये B वेक्टर इधर है, तो माइनस B इधर होगा, इसको इसको ऐड कर दो तो आ गया ना सब्ट्रैक्शन। हाँ सर, आ तो गया, समझे? यस सर। तो इसको इसको क्या करूंगा मैं, इसका सर इसका नेगेटिव वेक्टर किधर होगा B का, ये B तो इधर है, देखो B तो इधर है ना, B इधर है ना, तो इसका नेगेटिव वेक्टर किधर होगा सर, इधर होगा, इसकी मुंडी घुमा दो बस, तो ये क्या होगा, ये माइनस का B होगा। अब इस माइनस का B और इस A को ऐड कर दो, हाँ सर, तो आ जाएगा। अब माइनस B, तो ये आपका हुआ हमारा माइनस का B, और ये हुआ हमारा A। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना वो इधर आएगा, ये आएगा हमारा रिजल्टेंट, इस रिजल्टेंट को लिख सकता है A माइनस बी। हाँ सर, लेकिन एंगल कितना हो गया, इसका अल्फा अल्फा ही रहेगा, इनके इन दोनों वेक्टर के बीच में भी एंगल कितना हो गया वो भी देखो, वो भी चेंज हो गया होगा भाई, ये जो एंगल है ना इनके बीच में, ये अब थीटा थोड़ी है ये, नहीं सर, ये थीटा तो ये था, तो एंगल कितना हो गया सर 180 माइनस थीटा, तो एंगल ये हो गया है। तो अब जो फॉर्मूला लगाओगे उसमें क्या लगोगे, थीटा की जगह 180 माइनस थीटा, ओके, तो आपके पास आ पाएगा। बाकी काम अपना वही करना है रिजल्टेंट के लिए, ठीक है। तो देखो आर क्या लिखोगे आप, फटाफट से देखो फटाफट, आर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। आपको पता होना चाहिए 180 पे कॉस आपका नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से, ठीक है। तो आप यहां पे क्या लिख पाओगे सर, हम लिखेंगे आर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का आ जाएगा 2ab कॉस थीटा, 180 पे चेंज होता नहीं है तो कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा माइनस का। ये है सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन बहुत यूजफुल है रिलेटिव वेलोसिटी में,
जब आदमी और बारिश हो रही होती है या फिर आदमी भाग रहा है, गाड़ी भाग रही है, तो उस टाइम वेलोसिटीज माइनस की जाती है, तो वहां पे सब्ट्रैक्शन का ही यूज होता है। वी ए माइनस वी बी लिखते हो ना, याद है तुम्हें? ऐसे वी ए बी, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में है, तो इसको ओपन करते हो तो क्या लिखते हो? वी ए माइनस वी बी। जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा रिलेटिविटी में, बट ये जो कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या कहीं पढ़ रहे हैं उनको पता होगा रिलेटिव वेलोसिटी में ऐसे लिखते हैं। तो वो दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन ही है ना? और ये सब्ट्रैक्शन से समझ में आता है हमें। चलिए ये फॉर्मूला याद रखना। बाकी बाकी डायरेक्शन वायरेक्शन निकालना वही है, पहले की तरह ही निकाल। ओके चलो आगे। तो अल्फा 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 ध्यान रखना, वो वैसे ही निकलेगा नॉर्मली जैसे निकलता आ रहा था अभी तक, ठीक है? बस थोड़ा सा क्वेश्चन में फर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा याद करो, हमने टेन अल्फा कैसे निकाला था? सर टेन अल्फा के लिए लिखते थे हम सर बी अपॉन बी लिखते थे हम बी साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, याद करो, है ना? तो यहाँ पे बी के जब बी के कंपोनेंट वगैरह तुम लोगे यहाँ पे, है ना, तो तुम्हें तो कुछ अलग मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ए प्लस आता था ना, तो यहाँ पे आएगा माइनस बी कॉस थीटा। बस इतना सा ध्यान रखना, क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला है ना, तो माइनस वाले के अकॉर्डिंग माइनस वाला याद रखो तुम, ठीक है? बाकी ज्यादा यूज करना नहीं है, अपने काम आता नहीं है, बट ठीक है याद रखना तुम। चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो। अच्छा ये माइनस होता है ध्यान रखना, तो माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, मतलब आप कभी नहीं बोल सकते ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए, समझे? मतलब 6 माइनस 3 करें तो 3 आता है, और 3 माइनस 6 करें तो सर माइनस 3 आता है, तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है? ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता है कि आप ए माइनस बी करो फिर माइनस सी कर दो, या फिर ए को बाद में माइनस सी करो पहले उन दोनों का माइनस करके, तो ये तब भी नहीं होगा, तब भी कुछ उल्टा आंसर आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन आएगी, है ना? हाँ इसमें एक चीज अच्छी है, याद करो वहां पे 120 होता था एडिशन में, है ना? जब ए और बी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते थे तो एंगल अपना 120 आता था, ए बी और आर तीनों इक्वल इक्वल मैग्नीट्यूड के होते थे, तो एंगल हमारा 120 होता था। या फिर उसका वाइस वर्सा याद रखो कि जब भी आपका 120 एंगल है और ए और बी दोनों के मैग्नीट्यूड ए है, कॉमन है, मतलब सेम है, तो उसका रिजल्टेंट आपका ए आता था। तो वैसे ही इसमें याद रखना है अपने को, एडिशन की तरह याद रखना है यहाँ पे भी कि इफ टू वेक्टर्स आर मैग्नीट्यूड इक्वल, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए हो जाए, तो ध्यान रखना तो उनके बीच में जो थीटा जो फॉर्मूला बन के आएगा वो सिमिलर आएगा, बस वहां पे साइन थीटा आता था, यहाँ पे वहां पे cos थीटा आता था, यहाँ पे साइन थीटा आएगा, ये रिजल्टेंट है। ओके यस या नो? यस सर, समझ में आ गया सर, ठीक है? वहां पे याद करो 120 होता था एडिशन में, यहां पे आएगा यदि थीटा एंगल 60 है, स्पेशल केस बन गया, यदि एंगल 60 है तो आपका जो रिजल्टेंट है वो भी ए होगा, और ए और मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड भी ए होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर के सेम है और एंगल 60 है, तो रिजल्टेंट ए आएगा, और यदि रिजल्टेंट भी ए है और ए बी भी ए है तो एंगल आपका 60 आएगा, वाइस वर्सा, ठीक है? चलिए ये इसका वाइस वर्सा वाला केस हो गया। चलिए चलिए चलिए, चेंज इन वेलोसिटी हम सब्ट्रैक्शन से ही निकाल पाते हैं, ये इसका यूज वगैरह है। ओके चलिए एक छोटा सा नोट है यहाँ पे कि जब भी डायगोनल्स होंगे, मतलब एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स यदि वेक्टर दिखा रहे हैं, यदि उसकी साइड्स वेक्टर को दिखा रही है, ठीक है, तो उसका एक डायगोनल, तो मतलब ऐसे बोल रहा हूं, यदि ए इधर है और बी इधर है आपका, ठीक है, तो ऐसे पैरेललोग्राम बनेगा आपका, तो एक डायगोनल तो उसका रिजल्टेंट को दिखाएगा आर इक्वल टू ए प्लस बी, तो दूसरा वाला डायगोनल उसके
सबट्रैक्शन को दिखाएगा, याद रखना, a माइनस बी को दिखाएगा, याद रख लेना। अरे हाँ सर, याद रख लेंगे, हो जाएगा सर हमारा ये। चलिए आगे आइए, इसके यूजेज हैं, फटाफट फटाफट देख लो। ये चेंज इन वेलोसिटी वगैरह निकालने में, चेंज इन मोमेंटम निकालने में, चेंज इन पोजीशन वेक्टर निकालने में इनमें काम आता है। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और अब इसके बाद में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ढंग से यहाँ तक की डीपीपी लगा लेना, लिंक में रखी हुई है, ठीक है, अच्छे से कर लो तो बढ़िया रहोगे। 8 नोट डीपीपी है वेक्टर की, वो कर लो। इसके बाद का अब जो टॉपिक आएगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रिजोल्यूशन, ठीक है, रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम मान ला पूरी फिजिक्स में काम आएगा आपके, ठीक है। यहाँ तक की आई होप पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक टेक केयर, बाय बाय, और बड़ों की रिस्पेक्ट करते रहो, और इधर भी लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहो और शेयर करते रहो वीडियो को, ओके। आगे मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।